नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में जारी है और सीएम धामी ने पेश किया 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने विपक्ष पर निशाना साधा है। विपक्ष के पास जनता से जुड़े मुद्दे नहीं है। कमलेश रमन का ये बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है जनता से जुड़ा और इस तरह की बातें विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा का 2026-27 बजट सत्र गैरसैंण में जारी है। पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1.1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, लेकिन सत्र की अवधि और बजट को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, जिससे राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि विपक्ष के पास कोई भी जनता से जुड़े मुद्दे नहीं है और वह सत्र के दौरान केवल हाय हल्ला और भ्रम की राजनीति कर रहा है। उनका कहना है कि यह बजट जनता के लिए लाभकारी है, लेकिन विपक्ष मुद्दा विहीन होकर विरोध कर रहा है और इसको लेकर अब विपक्ष पर बीजेपी की तरफ से लगातार हमला बोला जा रहा है। कमलेश रमन का यह बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास जनता से जुड़े कोई भी मुद्दे नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। कल बता दें आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया था और ये बजट बीजेपी सरकार की तरफ से इसको जन कल्याणकारी बजट बताया गया है। तो वही अब विपक्षी दल लगातार बजट को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। बजट केवल और केवल कांग्रेस के लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन जनता के लिए लाभकारी है। रही बात समय की कि 4 दिन का समय भी अगर कांग्रेस को कम लग रहा है, अगर 1 साल भी कांग्रेस को दिया जाए तो वो भी उनको कम लगेगा, क्योंकि मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है। जो लोग पहले दिन ही तख्तियां लेकर के बैठे हों बाहर और सत्र ना चलने दे रहे हो, तो आप समझ सकते हैं, जो कार्य समिति की बैठक में हिस्सा ना लेते हो उनके नेता प्रतिपक्ष, तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रदेश की नीति और योजनाओं में सक्रिय रूप से कहीं खड़े नहीं होते हैं। और सरकार का जो सत्र चल रहा है, जो सरकार बजट पेश कर रही है, कहीं ना कहीं उसमें बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप हाँ हुल्ला मचाने के लिए गए हैं केवल गैरसैंण में, आप वहां मौज मस्ती करने के लिए गए हैं विपक्ष के लोग। अगर सत्र चलाने की बात थी तो 4 दिन पहले आप सत्र को सुनते और चलाते और अपनी बातों को रखते, अपने मुद्दों को रखते। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर बता दें आपको, उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। मंत्री सौरभ बहुगुणा का विपक्ष पर जोरदार हमला। बजट सत्र में हंगामे को लेकर तीखा हमला बोला है। सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार जुबानी जंग देखने को मिल रही है, जहां राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष की ओर से की गई नारेबाजी को लेकर अब सरकार के मंत्री भी विपक्ष पर तीखा हमला बोल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 2 दिनों में जिस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी की गई और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर आरोप लगाए गए और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने राज्यपाल के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और गो बैक जैसे नारे लगाए, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। और मंत्री सौरभ बहुगुणा का विपक्ष पर जोरदार हमला, राज्यपाल के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, उनका कहना है। बता दें आपको, बजट सत्र में हंगामे को लेकर बीजेपी की तरफ से अब कांग्रेस पर यह हमला बोला जा रहा है। मंत्री सौरभ बहुगुणा का विपक्ष पर जोरदार हमला। उन्होंने कहा कि इस तरह की आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था राज्यपाल को। कि विपक्ष 2027 की तैयारी कर रहा है, उसको पता है कि उसको सदन से बाहर आना है 27 में जनता इनको फिर से नकारेगी, तो अभी से प्रैक्टिस शुरू हो गई है। और जिस तरीके से विपक्ष का रवैया रहा है पिछले 2 दिन में, कल और आज, ऑनरेबल गवर्नर के अभिभाषण में जिस तरीके से नारेबाजी करी गई, जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए गए, उनको रत्तू तोता बोला गया, गो बैक के नारे लगाए गए, ये वो नारे थे जो अंग्रेज़ों के टाइम पर सुनाई देते थे। बहुत ही दुखद है और उत्तराखंड की जनता कहीं ना कहीं आज इनका असली चेहरा देख चुकी है। जिन लोगों ने इनको चुन के भेजा है सदन के अंदर जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए, विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, ज्वलन मुद्दों का समाधान ढूंढने के लिए, ये उन जनता के साथ भी फरेब कर रहे हैं जिन्होंने इनको चुन के भेजा। मुझे पूर्ण विश्वास है जब 27 का चुनाव आएगा तो ये आज सदन के बाहर जो है, ये परमानेंट सदन के बाहर रहेंगे। उत्तराखंड के बजट सत्र के बीच सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार के बजट और कानून व्यवस्था पर की गई गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कोई भी ठोस प्रावधान नजर नहीं आ रहा है। माहरा का यह भी कहना है कि उत्तराखंड आपदा प्रभावित प्रदेश है, लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में
आपदा प्रबंधन कहीं भी दिखाई नहीं देता। ऑल वेदर रोड की हालत का भी जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि आज भी सड़कें बदहाल है और प्रदेश के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। वहीं कांग्रेस के घेराव कार्यक्रम को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार विरोध को दबाने के लिए पुलिस के जरिए कड़े इंतजाम कर रही है और बुजुर्गों और महिलाओं को भी आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। क्या लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन नहीं उठेंगे? क्या जो मर्डर हुए हैं देहरादून में, लड़की को दिन दहाड़े मछली बाजार में काट दिया गया, वो शर्मा को मारा गया और शर्मा से आप जैसे पत्रकारों ने बताया, बुद्धिजीवी ने बताया कि 50 से ज्यादा आपराधिक मामले थे उस पर। कैसे उसको यहाँ खनन का कारोबार मिला? सरकार के संरक्षण में मिला? कैसे उसका शस्त्र लाइसेंस बन गया? कैसे वो हमारे और आप अगर हम लाइसेंस बनाने जाए, हमारे तमाम चीजें होती है कि साहब इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है या नहीं है फलाना, उस अपराधी को जिसमें 50 से ज्यादा भयानक मुकदमे हैं, उसका लाइसेंस कैसे बन गया? खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां बस अड्डे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अज्ञात युवक अचानक परिसर में घुस गया और खिड़की के कांच तोड़कर हमला करने लगा। पुलिसकर्मियों और यात्रियों पर जानलेवा हमला किया, जिसमें फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें बस अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें और कड़ी मशक्कत के बाद नशे की हालत में धुत व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और घायल कर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत के बाद देश भर में उत्साह का माहौल है और इस कड़ी में खटीमा के राजीव नगर चौराहे पर खेल प्रेमियों ने जमकर जीत का जश्न मनाया। बीजेपी के पूर्व नगर मंडल महामंत्री मनोज बाधवा के नेतृत्व में भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और तिरंगा लहराकर अपनी खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं और खेल प्रेमियों ने भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारतीय क्रिकेट टीम जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसने पूरा इलाका गूंजमय कर दिया। वहीं टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और मिठाइयां बांटी। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि भारतीय टीम ने तीसरी बार T20 विश्व कप जीतकर विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाया है, जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जीत की सभी देशवासियों को बधाई। आज हम सभी खेल प्रेमियों ने भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर राजीव नगर चौराहे पर एकत्रित होकर आतिशबाजी की और भारत के झंडे के साथ, हिंदुस्तान के झंडे के साथ भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी। जय हिंद, जय भारत। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में T20 मैच के दौरान विवाद का मामला सामने आया। दरअसल व्यापारियों ने बड़ा टीवी लगाकर सामूहिक रूप से मैच देखा और भारत की जीत के बाद जश्न मनाने लगे। जश्न के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाते हुए कार्यक्रम बंद करा दिया। इसी दौरान मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि भारत माता की जय के नारे लगा रहे एक नाबालिग युवक को कनखल थाने के एक कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद लोगों में नाराजगी फैल गई। घटना से गुस्साए व्यापारी कनखल थाने पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की के गांव में मासूम से दरिंदगी की कोशिश का मामला सामने आया है, जहां दिन दहाड़े आरोपी ने नाबालिग किशोरी को जबरन पकड़कर सुनसान मकान के पीछे ले जाकर छेड़छाड़ की। पीड़िता की छोटी बहनों के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद लोगों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। वहीं मामला दो अलग अलग समुदायों से जुड़ा होने के कारण पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। साथ ही क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। मामला झबरेड़ा थाना क्षेत्र के कोटवाल आलमपुर गांव का है। जी गांव कोटवाल आलमपुर एक घटना हुई कोटवाल आलमपुर में। एक बच्ची है 9 साल की, कक्षा 2 में, और उसके साथ में हवानियत हुई। वो सुबह उसे उठा कर लेगा सुनसान जगह में
उसके साथ बदतमीजी की। और भाई उसे ले जाने पर कुछ मोहल्ले के पड़ोसी जो आए, एक महिला आई, तो उसने सब देखा, कई आदमी इकट्ठे हुए, छेड़छाड़ की गई और पुलिस ने उसे उठा रखा। बयान दर्ज कर रही है, उसमें तारीख दे रखी लड़की वालों ने। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उसके साथ में, उसका कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। पौड़ी में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां गुलदार ने एक और ग्रामीण को अपना निवाला बना लिया, जिससे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति को गुलदार ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों में भारी रोष फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने टीम को एक कमरे में बंद कर दिया। और ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार का आतंक बना है, बावजूद इसके वन विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों की मांग है कि आदमखोर गुलदार को जल्द से जल्द मार गिराया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को भय से राहत मिल सके। फिलहाल मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और प्रशासन ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहा है। गुलदार के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल घटने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती के बाद क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को बड़ी राहत मिल रही है और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका गिरी की ओर से उप जिला चिकित्सालय में ही ऑपरेशन और सामान्य प्रसव सुविधा भी दी जा रही है। आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय चंपावत से हल्द्वानी रेफर की गई महिला को परिजन लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लेकर आए। महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका गिरी ने रात में ही ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। डॉक्टर मोनिका ने बताया कि महिला की स्थिति काफी गंभीर थी, पर सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने एनेस्थीसिया डॉक्टर और अपने स्टाफ के सहयोग से महिला का गंभीर हालत में ऑपरेशन कर प्रसव कराया। उन्होंने बताया कि अब महिला और उनके बच्चे की स्थिति काफी बेहतर है। 3 बहुत क्रिटिकल डिलीवरी हुई, जिनमें बच्चे की हार्ट रेट जो है वो भी बहुत कम हो रही थी और उसकी सांस लेने की क्षमता में भी बहुत दिक्कत आ रही थी और वो हमारे पास रेफ़र होके आई। लेकिन हमारे कुशल जो गायनिक सर्जन आई हुई है डॉक्टर मोनिका गिरी, उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला और सभी डिलीवरियों को बहुत अच्छे से कराया। दोनों जच्चा और बच्चा दोनों बहुत स्वस्थ हैं, दोनों ठीक हैं और फैमिली बहुत अच्छी है और हम प्रॉपर तरीके से जब से हमारे पास गायनिक कंटिन्यू रह रही हैं और हमारे जो बेहोशी वाले डॉक्टर साहब हैं, सभी लोग मिलके एक टीम की तरह और जो हमारा नर्सिंग अधिकारी जितने भी हैं सभी लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। नमस्कार, ये पेशेंट थी हमारी अवनी गिरी। कल ये रात को 8 बजे करीबन यहाँ पे आई है। इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रेफर किया गया था आगे टनकपुर के लिए, सुशीला तिवारी के लिए। इसके बच्चे की धड़कन बहुत ख़राब चल रही थी, 80-90 तक इसकी जा रही थी, डिप जा रही थी एनएसटी में हमारी। तो ये पेशेंट हमारे पास आई थी, तो हमने इसको कल तुरंत ओटी लिया। रात के 8 बजे इसकी ओटी स्टार्ट हुई थी और लगभग 8:15 पे इसका बच्चा पैदा हुआ, जो कि बहुत ही स्वस्थ पैदा हुआ। फिर 3.5 kg का बच्चा था। हमने इसके बेबी को सिक्योर किया, पीडियाट्रिशियन ऑन कॉल को बुलाया था और बहुत आराम से इसका बच्चा कराया डिलीवर। अभी पेशेंट एकदम स्वस्थ है। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर क्षेत्र को लोहाघाट से परिवहन निगम की बस सेवा से जोड़ने की मांग को लेकर पंचेश्वर क्षेत्र के समाज सेवी गणेश पंत ने जनता मिलन कार्यक्रम में डीएम चंपावत मनीष कुमार को ज्ञापन दिया और सीमांत क्षेत्र को उत्तराखंड परिवहन निगम की बस सेवा से जोड़ने की मांग की। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि जिलाधिकारी की ओर से इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया गया है। गणेश जोशी और सीमांत क्षेत्रवासियों ने कहा कि 5 से 6 साल पहले उत्तराखंड परिवहन निगम की बस लोहाघाट से पंचेश्वर क्षेत्र को चला करती थी, पर परिवहन निगम की ओर से इस सेवा को बंद कर दिया गया, जिस कारण सीमांत क्षेत्रवासियों को लंबे समय से परिवहन निगम की बस सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण क्षेत्र की 15 से 20 ग्राम सभाओं के अलावा पिथौरागढ़ जिले और नेपाल के नागरिकों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने जनहित को देखते हुए जल्द से जल्द बस सेवा संचालित करने की मांग की है और कहा कि पंचेश्वर धार्मिक पर्यटन के साथ साथ एडवेंचर पर्यटन का भी क्षेत्र है, जहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। इसमें पंचेश्वर के करीब लगभग 5 साल करीब हो गए मेरे नॉलेज से कि बंद हुई गाड़ी को। उससे पहले गाड़ी चलती थी, बराबर चलती थी।
अब जो है वहाँ पर जब गाड़ियाँ चलनी बंद हो गई तो हमें बहुत परेशानी आ रही है इस विषय में। सोचता रहा कोई भी इस बात के लिए उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर मैं कल जो है अपनी तरफ से जिला मुख्यालय गया, वहाँ पर दरबार लगा था। मैंने उस दरबार में अपनी अर्जी लगाई। उस अर्जी के बाद से उन्होंने वहाँ पर जो है टनकपुर में भी बात करी, जो ARM कौन क्या होते हैं, तो उन्होंने उनके साथ बात हुई। DM साहब का कहना था एक तो बॉर्डर क्षेत्र है, उसको वंचित नहीं रखा जाएगा। मैंने कहा सर वहाँ दूसरी हमारी शिक्षा सब लोहाघाट है, हमारा इलाज सब जो भी अस्पताल है सब लोहाघाट है, ब्लॉक हमारा लोहाघाट है, तहसील हमारी लोहाघाट है, हमने तो बिल्कुल ही वंचित कर रखा है। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबरों में आगे बात करेंगे रुद्रपुर की, जहां खेड़ा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाकर खाली कराई गई ईदगाह की जमीन को लेकर विवाद गहराता दिख रहा है। इस जमीन पर नमाज पढ़ने की अनुमति देने की मुस्लिम समाज की मांग पर रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। मीडिया को जारी बयान में महापौर ने कहा कि ईदगाह की आड़ में कब्जाई गई भूमि को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण मुक्त कराया गया था और ऐसे में अब उसी जमीन पर दोबारा नमाज पढ़ने की अनुमति देना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग नमाज अता करना चाहते हैं उन्हें इसके लिए अलग से वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। महापौर ने यह भी कहा कि लोग जहां रहते हैं वहीं आसपास की मस्जिदों में नमाज अता करें तो बेहतर होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हमने ईदगाह से ज़मीन खाली कराई है और यहाँ पर दोबारा नमाज पढ़ने के लिए देना ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी नमाज पढ़ना चाहते हैं उन्हें अपनी अलग से वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी चाहिए और इसके साथ ही जहाँ जहाँ जो लोग रहते हैं उनको वहीं अपनी मस्जिद में या अपनी ईदगाह में नमाज अदा करनी चाहिए। और चूँकि अगर यहाँ पर ही सारे लोग आएंगे तो वो अपनी शिफ्ट में भी नमाज अदा कर सकते हैं, अलग अलग शिफ्ट में नमाज अदा कर पाएंगे, क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश पर ये ज़मीन खाली हुई है। अगर यहाँ नमाज ही होनी होती तो ये शायद ज़मीन खाली नहीं होती। और इस प्रकार से अगर इनको नमाज करने के लिए हम जगह देंगे तो दूसरे हमसे कोई हनुमान चालीसा के लिए जगह मांगेगा, कोई शिव चालीसा के लिए जगह मांगेगा, तो नगर निगम ऐसे सबको जगह दे पाना संभव नहीं है। उत्तराखंड सरकार के मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र पर कहा कि यह राज्य का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है, जिसमें हर वर्ग के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, देवभूमि की गरिमा को बनाए रखने के लिए और संस्कृति के संरक्षण के लिए और किसानों की मजबूती के लिए इस बजट में खास फोकस किया गया है। मैं समझता हूं कि यह बजट विकसित उत्तराखंड 2047 के दृष्टिकोण से ही बनाया गया है। यह कल्याणकारी बजट है। बजट में हर वर्ग का खास ध्यान रखा गया है। इतिहास में देखिए, जनता खुश होनी चाहिए और जिस तरह से 25 वर्ष के इतिहास में सबसे बड़ा बजट राज्य का आया है 1,11,00,000 करोड़ का, जिसमें आप देखिए कमजोर से कमजोर तबका, उससे लेकर अनुसूचित जाति, जनजाति, नौजवान, महिलाएं, रोजगार परक और टूरिज्म और यहाँ की राज्य जो हमारी देवभूमि है, देवभूमि की जो गरिमा है उसको बनाए रखने के लिए और जिस तरह इसमें फोकस किया गया, मैं समझता हूँ ये बजट विकसित उत्तराखंड 2047 को दृष्टिगत करके उस पर फोकस करके बनाया गया। बजट लोक कल्याणकारी भी है। देखिए, जनता खुश होनी चाहिए और जिस तरह से 25 वर्ष के इतिहास में सबसे बड़ा बजट राज्य का आया है 1,11,00,000 करोड़ का, जिसमें आप देखिए कमजोर से कमजोर। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने विधानसभा बजट सत्र पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानमंडल दल सदन को सुचारू रूप से चलाना चाहता है और हमने हमेशा सकारात्मक पहल भी की है। आज प्रश्नकाल है और उसमें प्रदेश के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको लेकर हम विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करना चाहेंगे कि वो उन विषयों को लें ताकि सार्थक चर्चा हो सके। जो बजट का दस्तावेज पेश किया गया है उसमें ना कोई विजन ना कोई सोच है और उस पर भी हम सदन में अपनी बात रखेंगे। और आज हमारा कांग्रेस विधानमंडल दल सदन को सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से चलाना चाहता है और हमेशा हमने सकारात्मक पहल भी की है। और आज प्रश्नकाल भी है, नियम 310 में, नियम 58 में
जो प्रदेश के प्रमुख विषय हैं, मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम माननीय अध्यक्ष विधानसभा से भी अनुरोध करना चाहेंगे, उन विषयों को लें जिससे एक सार्थक चर्चा हो सके और जनता के सवालों को हम सरकार से पूछ सकें। और सायंकाल राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पर भी चर्चा होनी है। उस में प्रदेश के जो हालात हैं, जो दस्तावेज पेश किया गया है महामहिम राज्यपाल जी द्वारा, उसमें न कोई विजन है, न कोई दृष्टि है, न कोई सोच है, न कोई भविष्य दिखाई देता है। उस पर भी हम सदन में अपनी बात को रखेंगे। गैरसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया। सरकार इसे संतुलित बता रही है, लेकिन विपक्ष ने शुरू से ही जोरदार इसका विरोध जताया है। राज्यपाल अभिभाषण के ठीक बाद बजट पेश करने पर भी सवाल उठाए गए, जिसको लेकर हरिद्वार में प्रदेश प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पेश किए गए बजट को आड़े हाथों लिया, जिसमें उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उत्तराखंड के लोगों को धोखे में रखना चाहती है। उत्तराखंड के विकास के लिए असलियत में धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने हरिद्वार के बीजेपी विधायक मदन कौशिक और आदेश चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दोनों विधायक अपनी सरकार के सामने मौन हो जाते हैं। देखिए, बजट पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। अगर पिछले साल के 2-3 साल के सारे आंकड़े देखें तो बजटरी एस्टीमेट्स और रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में बहुत फर्क मिलता है। ये बताते कुछ हैं और करते कुछ। आज का बजट पूरी तरह से खोखला है। आज के बजट में जिस तरह से आंकड़ों की बाजीगरी की गई है कि तमाम मदों को छू तो लो, लेकिन उसका रिजल्ट 0 रहेगा। बार बार हम कह रहे हैं दिशाहीन बजट। उत्तराखंड का जो केंद्र सरकार के पास पैसा था उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। कब लेंगे, कैसे लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा में लंबे समय से जर्जर अवस्था में पड़े डाइट स्थित मॉडल फील्ड का अब रिनोग्रेशन किया जा रहा है। जिलाधिकारी अंशुल सिंह के विशेष प्रयासों से मैदान को आधुनिक सुविधाओं से तैयार किया जा रहा है और इसी क्रम में जिलाधिकारी ने खुद मौके पर पहुंचकर कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मॉडल फील्ड को खेल गतिविधियों के लिए बेहतर और आधुनिक स्वरूप दिया जाए ताकि स्थानीय युवाओं और खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं मिल सके। जिलाधिकारी ने बताया कि मैदान में उच्च तकनीक से क्रिकेट की आधुनिक पिच तैयार की जा रही है, जिससे खिलाड़ियों को पेशेवर स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं स्थानीय लोगों और खेल प्रेमियों ने भी मॉडल फील्ड के रिजोनेशन की पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि मैदान जल्द ही आधुनिक सुविधाओं के साथ खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होगा। जैसे ये हमारे पास जो लैंड था अंडर यूटिलाइज पड़ा हुआ था, तो इधर हम लोग 3 प्रैक्टिस पिचेस बना रहे हैं जहां हम टर्फ प्रोवाइड कराएंगे क्रिकेटर्स को खेलने के लिए। इसके लिए हमने पहले तो आप देख सकते हैं रिटर्निंग वॉल लगा के वो इस एरिया का स्टेबलाइजेशन कर दिया ताकि धूल मिट्टी नीचे ना गिरे। साथ ही साथ हम ये भी इंश्योर करेंगे कि ये फैसिलिटी ऐसी रहे कि जब प्रैक्टिस करने आ रहे हैं तो पूरा ही वो अपना जो भी प्रैक्टिस रहती है क्रिकेटर्स की, चाहे बॉलिंग प्रैक्टिस हो, चाहे बैटिंग प्रैक्टिस हो या फिर फील्डिंग प्रैक्टिस हो, तो उतना ही हम एरिया डेवलप कर दें। इसके साथ साथ हम लाइट लगाने की भी व्यवस्था यहाँ कर देंगे ताकि बच्चे रात को भी यहाँ खेल सके। वी विल इंश्योर कि एक शेड बन जाए जहाँ बच्चे बैठ सकेंगे, जहाँ हम अपनी मिट्टी जो बची होगी वो रख सकेंगे, क्योंकि जब टर्फ यूज होता है तो बार बार हमें मिट्टी को उसको पैच वर्क करना पड़ता है उसको प्रिपेयर करने के लिए। इसके साथ साथ हम ये भी इंश्योर करेंगे कि ग्रास कटिंग मशीन और रोलर्स यहाँ आ जाए। और देवभूमि के इस खास बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।